नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में अरबों, गजनवी और गोरी का आक्रमण के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये बिंदु ऐसा बिंदु है कि इससे प्राचीन भारत की समाप्ति होती है और मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। इसके तहत हम पढ़ेंगे इस अरबों की पृष्ठभूमि, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण, अरब आक्रमण का महत्व एवं प्रभाव, भारत में अरब राज्य का अंत, फिर महमूद गजनवी, भारत पर आक्रमण, महमूद के आक्रमणों का प्रभाव, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के उद्देश्य, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के परिणाम। इन सब टॉपिकों के विषय में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। पृष्ठभूमि: विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का अभ्युदय एक युगांतकारी घटना है। इस धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब 570 से 632 ईस्वी ने प्रचार और तलवार की ताकत से इसका विस्तार किया। उसके बाद उनके अनुयायी अरबों, ईरानियों, तुर्कों ने इस्लाम धर्म और साम्राज्य के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1000 वर्ष से भी कम समय में इसका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में सिंधु नदी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी की घाटी तक हो गया। भारत में इस्लाम के अनुयायी अरबों ने दो दिशाओं में प्रवेश करने का प्रयास किया, एक सिंध के मार्ग से और दूसरा अफगानिस्तान के मार्ग से। 712 ईस्वी में अरबों का सिंध पर अधिकार करने में सफलता मिल गई। अरबों ने मुल्तान को भी जीत लिया, परंतु राजस्थान के क्षेत्रीय राजाओं प्रतिहार वंशी और चौहान वंशी तथा सामंतों ने अरबों का कड़ा प्रतिरोध किया और उन्हें भारत के आंतरिक भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया। उन दिनों भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित अफगानिस्तान में दो हिंदू राज्य थे, एक काबुल और दूसरा जाबुल यानी जाबुलिस्तान। लगभग 200 वर्षों तक अरब आक्रमणकारी इन राज्यों को जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, परंतु इन हिंदू राज्यों ने इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति को भारत के द्वार पर रोक रखा। 870 ईस्वी के आसपास नवोदित तुर्क शक्ति को के आगे दोनों राज्यों को परास्त हो जाना पड़ा और हिंदू भारत के प्रवेश द्वार अफगानिस्तान पर तुर्कों का अधिकार हो गया। परिणाम स्वरूप आगे चलकर तुर्कों को भारत पर आक्रमण करने की सुविधा मिल गई। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण। अरबों के प्रारंभिक आक्रमण। भारत पर अरबों के आक्रमण का सिलसिला 696 ईस्वी से प्रारंभ होकर हुआ, जब खलीफा उमर के शासनकाल में अरबों ने बंबई के निकट थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया था, परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उमैया वंश के शासनकाल में अब्दुल्ला के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण, सिंध के उस पार किरमान, सिस्तान और मकरान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। किरमान, सिस्तान और मकरान पर अधिकार होने से अरबों के लिए सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। 711 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं के द्वारा अरबी जहाजों को सिंध के बंदरगाह देवल पर लूट लिया जाने से इराक का सूबेदार हज्जाज, क्या बात है कि 711 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा अरबी जहाजों को सिंध के बंदरगाह देवल पर लूट लिए जाने से इराक का सूबेदार हज्जाज बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने सिंध के राजा दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की। दाहिर ने समुद्री लुटेरों के कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने से इनकार करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग ठुकरा दी।
हज्जाज इससे अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने खलीफा वाहिद से सिंध पर आक्रमण करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। हज्जाज ने उबैदुल्ला नामक सेनानायक के नेतृत्व में एक सेना सिंध पर आक्रमण करने भेजी, किंतु इस युद्ध में उबैदुल्ला पराजित हुआ और मारा गया। तत्पश्चात हज्जाज ने बूदेल के नेतृत्व में एक सेना पुनः सिंध पर आक्रमण करने भेजी, किंतु बूदेल का भी वही हाल हुआ जो उबैदुल्ला का हुआ। उबैदुल्ला बेदुल्ला बूदेल। तीसरी बार हज्जाज ने अपने 17 वर्षीय भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना सिंध पर आक्रमण करने भेजी। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के मार्ग पर से सिंध पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम उसने सिंध के देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। राजा दाहिर देवल की सुरक्षा और सहायता के लिए कोई सेना नहीं भेज पाया, परंतु वह तैनात 4000 हिंदू सैनिकों ने अरबों का जोरदार प्रतिरोध किया, परंतु विजय अरबों की हुई। देवल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नीरून पर अधिकार जमाया और फिर सहवान और सिसम पर बिना किसी प्रतिरोध के अधिकार कर लिया। इस समय तक राजा दाहिर ने निर्णायक युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली थी, और जब मोहम्मद बिन कासिम रावर की तरफ बढ़ा तो दाहिर ने अपनी सेना सहित उसके सामने आ डटा। 20 जून 712 ईस्वी को दोनों पक्षों में घमासान युद्ध लड़ा गया, जिसमें दाहिर मारा गया। उसके मरते ही हिंदू सेना भाग खड़ी हुई। दाहिर की पत्नी ने रावर दुर्ग की सुरक्षा का प्रयास किया, परंतु जब उसने किले को शत्रुओं के हाथ में जाते देखा तो उसने जोहर रचाकर सैकड़ों स्त्रियों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद ब्राह्मणवाद और चित्तूर पर भी अरबों का अधिकार हो गया। चित्तूर से मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर की संपूर्ण संपत्ति, उसकी एक अन्य युवा पत्नी लाडी तथा उसकी 2 कुमारियां सूर्या देवी और प्रबला देवी प्राप्त हुई। रानी लाडी से तो स्वयं मोहम्मद ने शादी कर ली तथा दोनों कन्याओं को खलीफा की सेवा के लिए भेज दिया। इसके बाद दाहिर की राजधानी आरोर पर भी अरबों का अधिकार हो गया। इस प्रकार संपूर्ण सिंध पर अरबों का आधिपत्य हो गया। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान की विजय भारत में अरबों की अंतिम विजय थी। कुछ समय खलीफा के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम को बेल की कच्ची खाल में बंद करके भिजवा दिया गया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ के अनुसार दाहिर की दोनों पुत्रियां ने खलीफा से शिकायत की थी कि वहां से भेजने के पूर्व मोहम्मद ने उनके साथ 3 दिन तक समागम किया था। इससे क्रोधित होकर ही खलीफा ने उपयुक्त आदेश भिजवाया था, परंतु आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि यह नितांत आंतरिक राजनीतिक मामला था और मोहम्मद बिन कासिम को कैद करके मेसोपोटामिया लाया गया, जहां उसके शत्रुओं ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अरब आक्रमण का महत्व एवं प्रभाव। राजपुताना के इतिहास में सुविख्यात लेखक जेम्स टाड ने लिखा है कि अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत दहल गया। टोड के इस कथन को कोई भी आधुनिक इतिहासकार स्वीकार नहीं करता है। सॉरी। राजनीतिक दृष्टि से अरबों की सिंध विजय भारतीय इतिहास में कोई महत्व नहीं रखती। अरबों के आक्रमण का प्रभाव अत्यंत सीमित और साधारण था। सर उल्जले हेग ने ठीक ही लिखा है कि भारत के इतिहास में वे एक साधारण दुर्घटना थी और उसने एक विशाल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में मात्र एक छोटे प्रदेश को प्रभावित किया। अरबों की सिंध विजय से भारत का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा मुसलमानों के हाथ में नहीं गया और न ही उन्होंने भारत की राजनीति एवं सैन्य शक्ति का विध्वंस किया, क्योंकि भारत के किसी भी शक्तिशाली राज्य से उनका संघर्ष ही नहीं हुआ। इस प्रकार ने तो भारतीय राजनीति पर और ने भारतीय रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, भाषा, कला आदि पर कोई विशेष और स्थायी प्रभाव पड़ा।
इसलिए लेनपुल मोदी ने लिखा है कि यह इस्लाम के इतिहास की एक गौण तथा महत्वहीन घटना थी। निस्संदेह अरबों ने पहली बार भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की और भारत के एक प्रदेश में बड़ी संख्या में हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, जिससे अरब और इस्लामी जगत से भारत को निकट का परिचय प्राप्त हुआ। अरब आक्रमण का प्रभाव यहाँ तक कि सीमित रहा। वास्तव में अरबों ने अपनी स्मृति स्वरूप कोई उल्लेखनीय चिन्ह भारत में नहीं छोड़ा। इसके विपरीत अरब भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हुए। अरबवासी भारतीय कला, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी इमारतों एवं मस्जिदों को बनवाने में हिंदू कारीगरों को सहयोग लिया। जैसा कि सर जॉन मॉर्सल ने लिखा है कि अरबों में सृजनात्मक प्रतिभा बिल्कुल नहीं थी। यदि वे अपने राजप्रासादों को उतना ही आकर्षक बनाना चाहते थे जितना कि उनके प्रतिद्वंदी धर्मों के अनुयायियों के थे, तो उनके लिए विजित देशों के शिल्पियों और कलाकारों से काम लेना अनिवार्य था। इसी प्रकार एक अन्य कला मर्मज्ञ हिवेल ने लिखा है कि जिस समय इस्लाम सीखने की यौवनावस्था में था, उस समय उसे यूनान से नहीं बल्कि भारत ने सिखाया। भारत ने उनसे दर्शन और आध्यात्मिक आदर्शों का निर्माण किया तथा उसके साहित्य और कला स्थापत्य की विशेष शैलियों को प्रेरणा दी। स्थापत्य कला के अतिरिक्त भारतीय बौद्ध और हिंदू दर्शन ने भी अरबी विचारधारा को प्रभावित किया। खलीफा अल मंसूर के समय भारतीय संस्कृत ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। खलीफा अल मंसूर के समय भारतीय संस्कृत ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। खलीफा हारून अल रशीद की बीमारी के समय भारतीय वैद्य को आमंत्रित किया गया, जिसने खलीफा को बीमारी से मुक्त किया। अतः स्पष्ट है कि अरबों ने भारतीय चिकित्सा पद्धति से भी लाभ उठाया। अरबों ने अंकों का ज्ञान भी भारतीयों से प्राप्त किया। इस प्रकार अरबों ने भारत से बहुत कुछ प्राप्त किया जो केवल अरबों के लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में पहुंचाया, विशेषकर दर्शन, ज्योतिष और अंकों को। 8वीं और 9वीं शताब्दी में यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली, उसका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क था। अरबों में रचनात्मक बुद्धि का अभाव था, इसलिए वे विजित प्रदेशों में किसी ठोस शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सके। अरबों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने भारतीय अधिकारियों से सहायता ली और स्थानीय शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। केवल एक दृष्टि से अरबों का शासन महत्वपूर्ण रहा। इस्लाम के अनुसार सभी धर्मों के व्यक्ति 2 श्रेणियों में बांटे गए। एक तो वे जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे, जैसे यहूदी और ईसाई, जिन्हें जिम्मी कहा गया था, और वे जजिया यानी धार्मिक कर देकर में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे। दूसरे वे जो मूर्ति पूजक थे और काफिर कहलाते थे, जिन्हें इस्लामी राज्य का अधिकार नहीं था। उन्हें मृत्यु या इस्लाम दोनों में से एक को चुनना पड़ता था। देवल विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इसी आधार पर हिंदुओं का कत्लेआम किया था, किंतु बहुसंख्यक हिंदुओं का कत्ल करने में अपने को असमर्थ पाकर उसने अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ा। मोहम्मद ने सभी हिंदुओं को भी काफिर के स्थान पर जिम्मी मान लिया तथा हज्जाज से इसकी स्वीकृति ले ली। इस आधार पर हिंदुओं को जजिया देकर इस्लामी राज्य में रहने और अपने धर्म का पालन करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाद में आने वाले तुर्क आक्रमणकारियों को इससे सुविधा हो गई तथा उन्होंने भी हिंदुओं को जिम्मी स्वीकार कर लिया। इस आधार पर कुछ विद्वानों का कहना है कि तुर्क आक्रमणकारियों की तुलना में अरब सहिष्णु थे, किंतु इस कथन में सत्यता का अंश भी प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः अरबों को अपनी सीमित शक्ति के कारण विवश होकर परिस्थितियों से समझौता करना पड़ा
और दूसरी बात यह थी कि इस्लाम को मानते रहने के कारण उनके धार्मिक जोश में स्थिरता आ गई थी। जबकि तुर्क इस्लाम के नए नए अनुयायी थे तथा भारत पर आक्रमण करते समय उनका धार्मिक जोश यौवनावस्था के उत्साह से ओतप्रोत था। भारत में अरब राज्य का अंत। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद सिंध से अरबों का स्वामित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। खलीफा सुलेमान ने याजिद को सिंध का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु सिंध पहुंचने के 18 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। खलीफा सुलेमान याजिद। अतः हबीब को सूबेदार बनाया गया, याजिद के बाद हबीब को, जिसने सुलह और समझौते की नीति अपनाई। फलते दाहिर के पुत्र जय सिंह ने ब्राह्मणवाद को अपने स्वामित्व में ले लिया। दाहिर का पुत्र जय सिंह 717 ईस्वी में खलीफा उमर द्वितीय ने इस उदारता की नीति का परित्याग कर दिया और हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया गया। फलस्वरूप जय सिंह ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। खलीफा हिसाम के समय इस नीति में और भी अधिक उग्रता आ गई तथा सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष अरब शासन स्थापित किया गया। अतः जय सिंह भी अपने देश को छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। 750 ईस्वी में अब्बासी खलीफा उमैयद को हटाकर स्वयं खलीफा बन गया और मूसा को सिंध का सूबेदार बनाकर भेजा। 750 ईस्वी में अब्बासी खलीफा उमैयद को हटाकर स्वयं खलीफा बन गया तथा मूसा को सिंध का सूबेदार बनाकर भेजा। मूसा ने उमैयद द्वारा नियुक्त सूबेदार मंसूर से युद्ध करके उससे सिंध प्रदेश छीन लिया। मूसा ने उमैयद द्वारा नियुक्त सूबेदार मंसूर से युद्ध करके उससे सिंध प्रदेश छीन लिया। तो मूसा अब्बासी था। अरबों के इस पारस्परिक संघर्ष से अरबों की शक्ति क्षीण होती गई। बाद में तो सूबेदार बसर ने खलीफा के आधिपत्य से ही मुक्त होने का प्रयत्न किया। यद्यपि बसर को अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु जो जो खलीफाओं की शक्ति और सम्मान में कमी आने लगी तो सिंध पर उनका आधिपत्य शिथिल होता गया। 871 ईस्वी तक सिंध में से खलीफाओं की सत्ता प्राय समाप्त हो गई। 871 ईस्वी और सिंध में अरबों के 2 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। एक तो सिंध के ऊपरी भाग में मुल्तान को सम्मिलित करते हुए आरूर तक फैला हुआ था और दूसरा निचले सिंध में मंसूरा को सम्मिलित करते हुए समुद्र तट तक फैला हुआ था। सिंध में अन्य सभी हिंदू राज्य थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सिंध की राजनीतिक स्थिति यही थी। इन मुसलमान राज्यों को नैतिक सहानुभूति स्वधर्मी तुर्कों के साथ ही रही। इस संबंध में प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सिंध और मुल्तान से आगे अरबों के राज्य का विस्तार क्यों नहीं हो सका। अरबों के राज्य का विस्तार न होने का कारण यह था कि खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा कम होने से सिंध के अरब अधिकारियों में झगड़े आरंभ हो गए। खलीफाओं और अरब अधिकारियों में विलासिता आ गई। सिंध के निर्धन होने से सिंध के प्रति खलीफा उदासीन रहने लगे तथा अरबों का धार्मिक जोश सने सने मंद पड़ने लगा, जिससे वे सिंध और मुल्तान से आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने भारत में जिस मार्ग से प्रवेश किया वे सर्वथा अनुपयुक्त था। सिंध से गंगा और यमुना के उपजाऊ प्रदेशों में पहुंचने के लिए राजस्थान जैसा शुष्क रेगिस्तान को पार करना आवश्यक था। इस क्षेत्र में राजपूताना के शक्तिशाली राज्य थे, जिन्हें पराजित करना अरबों के सामर्थ्य से बाहर था। यद्यपि अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु पुलकेशिन द्वितीय ने तथा गुजर नागभट्ट ने अरबों की सेना को परास्त कर दिया। फिर भी लगभग 300 वर्षों तक वे सिंध पर अपना अधिकार बनाए रखने में अवश्य सफल हुए। इस प्रकार हमने अरबों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम तुर्कों के तहत महमूद गजनवी के विषय में अध्ययन करेंगे। इस्लामी जगत में अरबों की प्रभुत्व समाप्ति के बाद इस्लाम का नेतृत्व ईरानियों के हाथ में आ गया। अरब और ईरानी में चला गया और ईरानियों के पश्चात
तुर्कों के हाथ में चला गया, जो मध्य एशिया के निवासी थे। पहले अरब, अरब से ईरानी और ईरानी के बाद तुर्क। तुर्क मध्य एशिया के निवासी थे। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का श्रेय इन्हीं तुर्कों को है। यानी कि भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है, न कि अरबों को। भारत पर प्रारंभिक दावे करने वाले तुर्क गजनवी राजवंश के थे, जिसकी स्थापना 962 ईस्वी में अलप्तकिन नामक एक दास ने की थी। भारत पर प्रारंभिक दावे बोलने वाले तुर्क गजनी राजवंश के थे, जिसकी स्थापना 962 ईस्वी में अलप्तकिन नामक एक दास ने की थी। अगले ही वर्ष 963 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र इसहक गजनी का शासक बना। 972 ईस्वी में पिराई नामक एक दास ने गजनी का सिंहासन हथिया लिया। 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन नामक एक सेनानायक ने पिराई को अपदस्थ कर गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगिन उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राज्य था, जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। वहंद ओहिंद इसकी राजधानी थी और इस समय जयपाल इस राज्य का शासक था। सुबुक्तगिन 986 ईस्वी में सुबुक्तगिन ने जयपाल के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें लूटा। प्रत्युत्तर में जयपाल एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी राज्य में घुस गया। दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ, किंतु अचानक हिम वर्षा हो जाने से जयपाल की सेना की स्थिति संकटग्रस्त हो गई और उसे एक अपमानजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा। 991 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य पुनः जबरदस्त मुकाबला हुआ और इस बार भी तुर्कों को सफलता मिली। इस विजय के फलस्वरूप खैबर दर्रे का क्षेत्र, पेशावर का दुर्ग एवं नगर पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिससे तुर्कों को भारत के उर्वर एवं धन संपन्न प्रदेशों पर आक्रमण करने का मार्ग मिल गया। कुल मिलाकर पहले अलप्तगिन, जिसने गजनवी वंश की स्थापना की, फिर सुबुक्तगिन और सुबुक्तगिन के समय उत्तर पश्चिमी हिंदूशाही राज्य था, जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। वहंद या ओहिंद उसकी राजधानी थी और जयपाल यहाँ का शासक था। 986 में पहले मुकाबला हुआ, फिर 991 में हुआ और अंत में उसको हार का सामना करना पड़ा और अरबों और तुर्कों का भारत में प्रवेश प्रारंभ हुआ। महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन की मृत्यु 997 ईस्वी के बाद गजनी के अमीरों ने उसके छोटे पुत्र इस्माइल को सिंहासन पर बैठा दिया। सुबुक्तगिन के बाद इस्माइल को, परंतु महमूद गजनवी ने गृह युद्ध में अपने भाई को पराजित करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया 998 ईस्वी में। महमूद एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वे गजनी के छोटे से छोटे राज्य को एक स्वतंत्र एवं विशाल राज्य में परिवर्तित करने की आशंका रखता था। इस समय वैधानिक दृष्टि से गजनी राज्य बुखारा साम्राज्य के समानी वंश के अधीन समझा जाता था। यानी कि उस समय वैधानिक दृष्टि से गजनी राज्य बुखारा साम्राज्य के समानी वंश के अधीन समझा जाता था। संयोगवश इसी समय बुखारा साम्राज्य में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। महमूद ने स्थिति का लाभ उठाते हुए बुखारा साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने आप को गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए सुल्तान की पदवी धारण की। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल कादिर वल्ला ने उसकी स्थिति को मान्यता प्रदान करते हुए उसे अमीन उल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक और अमीनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि प्रदान की। कौन? बगदाद के खलीफा अल कादिर वल्ला ने उसकी स्थिति को मान्यता प्रदान करते हुए उसे अमीन उल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक और अमीनुद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधियां प्रदान की।
अगले कुछ वर्षों में महमूद ने सिस्तान, गर्सिस्तान, ख्वारिज्म, गौर आदि राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में विस्तार किया। भारत पर आक्रमण। महमूद के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य एवं कारणों के विषय में इतिहासकारों में भारी मतभेद है। संक्षेप में उसके आक्रमणों के निम्न कारण बतलाए जाते हैं। नंबर 1 है धन संपदा की प्राप्ति, हाथियों को प्राप्त करने की लालसा, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा और इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इसका सही उत्तर देना कठिन है। सर हेनरी इलियट और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के मतानुसार महमूद ने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सर हेनरी इलियट और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार पहले 3 आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत के हिंदुशाही राज्य पर किए गए थे। प्रथम आक्रमण के दौरान वह जयपाल के कुछ सीमांत दुर्गों को जीतकर वापस चला गया। दूसरी बार उसे जयपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यानी कि पहले आक्रमण में जयपाल से कि कुछ सीमांत दुर्गों को जीतकर वापस चला गया। दूसरी बार उसे जयपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा, परंतु युद्ध में महमूद की विजय हुई। जयपाल अपने संबंधियों के साथ बंदी बना लिया गया। अंत में 25 हाथी और 2,50,000 दिनार के बदले में उसे मुक्त कर दिया गया। जयपाल ने अपनी पराजय से को इतना अधिक अपमानित अनुभव किया कि उसने स्वयं को चिता में जला दिया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। उसने भी बेरा के निकट महमूद का सामना किया, परंतु वे परास्त हो गया। चौथा और पांचवा आक्रमण मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर हुए। महमूद ने विजय के बाद मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। छठे आक्रमण का प्रकोप हिंदुशाही राज्य और कांगड़ा राज्य को सहन करना पड़ा। हमेशा की तरह इस बार भी आनंदपाल की पराजय हुई और महमूद ने नगरकोट पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। आनंदपाल ने अब नंदन को अपनी राजधानी बनाया। नंदन। सातवां आक्रमण संभवतः राजस्थान के नारायणपुर राज्य पर किया गया। राजपूतों ने जमकर संघर्ष किया, परंतु वे परास्त हुए। आठवां आक्रमण पुणे मुल्तान पर हुआ। नौवां आक्रमण थानेश्वर राज्य पर किया गया। हिंदू सामंतों की सेना तुर्कों के सामने अधिक समय तक न टिक सकी। थानेश्वर के भव्य मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर तथा लूट में अपार धन संपत्ति लेकर महमूद वापस लौट गया। 10वें आक्रमण का शिकार पुणे हिंदुशाही राज्य बना। आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका लड़का त्रिलोचनपाल गद्दी पर बैठा। पहले जयपाल, फिर आनंदपाल और फिर त्रिलोचनपाल। उसके समय में महमूद ने राजधानी नंदन पर अधिकार कर लिया। त्रिलोचनपाल ने कश्मीर से सहायता प्राप्त कर महमूद का सामना किया, परंतु परास्त होकर शिवालिक की पहाड़ियों में आ बसा। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर की सहायता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, परंतु उसे एक बार पुणे महमूद के हाथों परास्त होकर भागना पड़ा। 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया गया। महमूद यहाँ के लोहे कोट दुर्ग को जीतने में विफल रहा। उसे पहली बार विफलता के साथ वापस लौटना पड़ा। अपने 12वें आक्रमण के दौरान उसने मथुरा और कन्नौज को लूटा। मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, जबकि हिंदुओं के इस प्रमुख तीर्थ स्थान में हजारों मंदिर थे और मुख्य मुख्य मंदिरों में अपार धन संपदा थी। महमूद ने यहाँ इच्छा अनुसार लूटमार की। कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। यहाँ का राजा राज्यपाल बिना युद्ध किए ही भाग गया और महमूद ने कन्नौज पर को जी भरकर लूटा। 13वां आक्रमण कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध किया गया। यद्यपि यहाँ का शासक विद्याधर महमूद का मुकाबला करने के लिए सेना सहित उपस्थित हुआ, परंतु तुर्क सेना के आते ही वे रात्रि में सेना सहित भाग खड़ा हुआ।
14वां आक्रमण पंजाब पर किया गया और 15वां पुणे चंदेलों के विरुद्ध किया गया। 16वां आक्रमण भारत के सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किया गया। ये काठवाड़िया राज्य में स्थित था। महमूद के आगमन की सूचना मिलते ही यहाँ का राजा भीमदेव प्रथम अपनी राजधानी अनिलवाड़ा से भाग खड़ा हुआ। राजधानी को लूटने के बाद महमूद सोमनाथ पहुंचा। मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग को न तोड़ने के लिए महमूद को अपार धन संपदा देने का प्रस्ताव रखा, परंतु महमूद ने उनके प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वे इतिहास में मूर्ति विक्रेता के स्थान पर बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता है। सोमनाथ की लूट में महमूद को अपार धन संपदा मिली। उसका 17वां एवं अंतिम अभियान जाटों और खोखरों के विरुद्ध किया गया था। इसके 3 वर्ष बाद 1023 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद के आक्रमण का प्रभाव। महमूद के आक्रमणों के प्रभाव के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। इतिहासकारों का एक वर्ग यह तो स्वीकार करता है कि उसके आक्रमणों के परिणाम स्वरूप देश को अपार जनधन की क्षति उठानी पड़ी, परंतु साथ ही वह यह भी मानता है कि उसके आक्रमणों का भारत और उसके निवासियों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी तरफ अन्य विद्वानों का मानना है कि महमूद के आक्रमणों के दूरगामी परिणाम निकले। और भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसने देश के राजनीतिक ढांचे को ही बदल दिया। संक्षेप में उसके आक्रमणों के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर 1 है पंजाब और सीमांत क्षेत्र का हाथ से निकल जाना। महमूद के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब, सिंध और मुल्तान के प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। उपयुक्त सभी क्षेत्रों को महमूद ने गजनी साम्राज्य में मिला लिया और यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए अपने अधिकारी नियुक्त किए। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तुर्क लोगों ने अपनी बस्तियां ही भी बसा ली। महमूद के उत्तराधिकारी 1186 ईस्वी तक इन क्षेत्रों पर शासन करते रहे और उनके बाद ये क्षेत्र गौर के तुर्कों के अधिकार में चले गए। गौर के तुर्कों के अधिकार में इन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर तुर्कों, पठानों, मंगोलों आदि ने भारत पर आक्रमण किए। इस प्रकार भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना में महमूद की विजयों ने आधारशिला का काम किया। दूसरा, इस्लाम का प्रसार। अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप इस्लाम को सिंध और मुल्तान में फलने फूलने का अवसर मिला। महमूद के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप इस्लाम को उत्तर पश्चिमी सीमांत से लेकर गंगा की घाटी तक पैर जमाने का अवसर मिल गया। महमूद ने अपने आक्रमणों के समय हजारों हिंदुओं तथा बौद्धों को बलात् मुसलमान बनाया, जिन्हें रूढ़िवादी हिंदुओं ने पुनः अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। इस पर वे स्थायी रूप से इस्लाम के अनुयायी बन गए। इन लोगों ने कट्टरता के साथ इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार का प्रयत्न किया। नंबर 3 है सैनिक और राजनीतिक शक्ति को आघात। महमूद की निरंतर सफलताओं के कारण राजपूतों की सैनिक और राजनीतिक शक्ति को प्राणघातक आघात पहुंचा। कुछ हिंदू राजवंशों का तो अंत ही हो गया और कुछ राजवंश उसके आक्रमणों से इतने कमजोर हो गए कि वे अधिक समय के लिए अपना अस्तित्व कायम नहीं रख पाए। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में लाखों भारतीय सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इससे भारत की सैन्य शक्ति अचानक कमजोर पड़ गई। तुर्कों की निरंतर सफलताओं का भारतीय सैनिकों पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और वे पूर्ण आत्मविश्वास तथा साहस के साथ अपने शूरवीरता का प्रदर्शन नहीं कर पाए। नंबर 4 है अपार संपदा की क्षति। पीढ़ी दर पीढ़ी से संचित भारत की अपार संपदा जैसे सोने, चांदी, हीरे, मोती, आभूषण, जेवरात गजनी के उदर में सम गए। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले 40-50 वर्षों तक भारत की ओर को घोर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। कला का विनाश। धन लिप्सा और धार्मिक उन्माद के वशीभूत होकर महमूद ने भारत के अन्य भव्य मंदिरों को
भूमिसात किया, मूर्तियों को तोड़ा और भव्य भवनों का विध्वंस किया। मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, नगरकोट, सोमनाथ आदि के मंदिर तो इतने भव्य एवं कलात्मक थे कि मुस्लिम इतिहासकारों ने भी उनके कलात्मक सौंदर्य की प्रशंसा की थी। अपनी राजधानी गजनी के भव्य भवनों से सजाने की दृष्टि से वे भारत से अनेक कुशल शिल्पकारों को बलपूर्वक पकड़कर गजनी ले गया, जिससे भारत को उनकी सेवाओं से वंचित होना पड़ा और इससे कला की भावी प्रगति को जबरदस्त आघात लगा। नंबर 6 है भावी आक्रमणों का मार्ग उन्मुक्त करना। महमूद के आक्रमणों से मध्य एशियाई जातियों को भारत की भौगोलिक स्थितियों की पर्याप्त जानकारी मिल गई और स्पष्ट कर दिया कि उत्तर पश्चिमी मार्ग से भारत के भीतरी भागों पर तक आसानी के साथ धावा मारा जा सकता है। इस प्रकार महमूद के आक्रमणों का भारत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, परंतु गजनी के लिए वरदान सिद्ध हुए। भारत की धन संपदा से गजनी नगर में अनेक भव्य भवन बनवाए गए, पुस्तकालय स्थापित किए गए, मुस्लिम विद्वानों को आश्रय प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप गजनी इस्लामी जगत का भव्य नगर तथा बौद्धिक केंद्र बन गया। यह था गजनवी के बारे में। पहले हमने अरबों के बारे में पढ़ा, फिर गजनवी के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे गौर प्रदेश का मोहम्मद गोरी के बारे में। गौर वंश का उत्कर्ष। तुर्कों की एक शाखा जो आगे चलकर सनसनवी वंश के नाम से विख्यात हुई, पूर्वी ईरान से आकर गजनी और हीरात के पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में बस गई थी। कौन? तुर्कों की एक शाखा जो आगे चलकर सनसनवी वंश के नाम से विख्यात हुई, पूर्वी ईरान से आकर गजनी और हीरात के पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में बस गई और गौर नामक छोटे से राज्य की स्थापना की। 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गौर को जीत लिया और सनसनवी वंश के सरदारों ने गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। महमूद की मृत्यु के बाद गजनी साम्राज्य लड़खड़ा गया और अवसर का लाभ उठाते हुए गौर के सनसनवी शासक ने गजनी को प्रभु सत्ता को त्याग कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी वंश में गयासुद्दीन नामक एक पराक्रमी शासक हुआ। उसने ख्वारिज्म के शाह को परास्त करके उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद उसने मध्य एशिया की एक अन्य नवोदित शक्ति गिज तुर्क, जो इन दिनों गजनी के स्वामी बन बैठे थे, को पराजित किया और उसे गजनी नगर तथा आसपास का प्रदेश भी छीन लिया। 1173 से 1174 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया। यही शिहाबुद्दीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने 12वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी। आक्रमणों के उद्देश्य। मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1 है साम्राज्य विस्तार। पंजाब के गजनवी वंश का अंत करना इसके उद्देश्य है साम्राज्य विस्तार। नंबर 1। नंबर 2 है पंजाब के गजनवी वंश का अंत करना। नंबर 3 है धन संपत्ति प्राप्त करना। नंबर 4 है धर्म प्रचार की भावना और नंबर 5 है इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। संक्षेप में गोरी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। वे तत्कालीन भारत की कमजोरियों का लाभ उठाकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अन्य सभी उद्देश्य गौण थे। भारत पर आक्रमण। मुल्तान और सिंध पर आक्रमण। 1175 ईस्वी में गोरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया, जो भारत की पश्चिम उत्तर सीमा पर सबसे कमजोर राज्य था। यद्यपि इस पर मुस्लिम वंश का ही शासन था, परंतु वह शिया संप्रदाय का अनुयायी था और गोरी कट्टर सुन्नी मुसलमान था। गोरी ने बिना किसी प्रतिरोध के मुल्तान पर अधिकार कर लिया और यहाँ की शासन व्यवस्था अपने अधिकारियों को सौंपकर वापस गजनी चला गया। कुछ महीनों बाद गोरी ने सिंध के महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र उच्च पर आक्रमण किया और छल कपट से दुर्ग को हस्तगत कर लिया। इसके बाद उसने शेष सिंध को जीतने का प्रयास किया और 1182 ईस्वी तक संपूर्ण सिंध पर उसका अधिकार हो गया।
नेक्स्ट है गुजरात पर आक्रमण। पहले सिंध पर आक्रमण, फिर गुजरात पर आक्रमण। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उसने पूरी तैयारी के साथ राजस्थान के मरुस्थल को पार कर गुजरात पर आक्रमण करने का विचार किया। उसने सेना सहित मरुस्थल को पार कर लिया और आबू के पर्वतीय क्षेत्र तक पहुंच गया। परंतु वहां गुजरात का राजा मूलराज अपनी सेना सहित पहले से ही गौरी का सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। मूलराज गुजरात का शासक। लंबी एवं कष्टप्रद यात्रा से थकी हुई तुर्क सेना गुजराती सेना के सामने न टिक सकी और युद्ध क्षेत्र से ही भाग खड़ी हुई। गौरी भी मैदान से भाग निकला। उसे अपनी योजना का दोष समझ में आ गया। भारत को जीतने के लिए उसने अपने अगले आक्रमण का मार्ग बदल दिया। अब उसने पहले पंजाब को जीतने और पंजाब को आधार बनाकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। पंजाब पर आक्रमण, यानी पहले सिंध, फिर गुजरात और फिर पंजाब। इस समय पंजाब से पेशावर तक के भूभाग पर गजनवी वंश का अधिकार था। पंजाब से पेशावर तक गजनवी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो एक दुर्बल तथा अयोग्य शासक था। फिर भी गौरी को पंजाब जीतने के लिए 1179 ईस्वी से 1186 ईस्वी के मध्य 4 बार अभियान करने पड़े। अंतिम अभियान के दौरान गौरी ने छल कपट से मलिक खुसरो को बंदी बना लिया। इसके बाद शेष पंजाब को जीतने में विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध अभियान वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाब विजय से गौरी के राज्य की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाओं से आ मिली। दोनों की विस्तारवादी नीति के परिणाम स्वरूप दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। 1191 ईस्वी में दोनों के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें गौरी पराजित हुआ। अगले वर्ष 1192 ईस्वी में मैदान पर दोनों के मध्य दूसरी बार युद्ध हुआ, जिसमें गौरी विजय रहा और पृथ्वीराज मारा गया। नेक्स्ट है कन्नौज पर आक्रमण। 1194 में दिल्ली अजमेर अधिकृत करने के बाद 1194 ईस्वी में गौरी ने एक विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण किया। चौहानों के बाद उत्तरी भारत में घेड़वालों का कन्नौज राज्य ही सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसे जीते बिना पूर्वी भारत की ओर अग्रसर होना संभव नहीं था। घेड़वाल नरेश जयचंद ने चंदावड़ नामक स्थान पर गौरी का जोरदार प्रतिरोध किया और गौरी की पराजय निकट ही थी कि दुर्भाग्यवश जयचंद की आंख में एक तीर आ लगा और वे बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर पड़ा और मारा गया। इस दुर्घटना ने गौरी की पराजय को विजय में बदल दिया। कन्नौज विजय से गौरी को अपार धन संपदा प्राप्त हुई। ऐबक और खलजी की विजय। तराइन की ऐतिहासिक विजय के बाद ही गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी भारतीय प्रदेशों का प्रशासकीय अधिकार नियुक्त कर दिया। गौरी की अनुपस्थिति में ऐबक ने चौहानों के विद्रोह का दमन किया और दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बनाया, जो आगे चलकर मुस्लिम शासकों की राजधानी बन गई। 1195 ईस्वी में की अवधि में गौरी ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1197 ईस्वी में तुर्क लोग ग्वालियर दुर्ग को अधिकृत करने में सफल रहे। 1195 ईस्वी की अवधि में गौरी ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1197 ईस्वी में तुर्क लोग ग्वालियर दुर्ग को अधिकृत करने में सफल रहे। 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया। यद्यपि गुजराती सेना ने अपने राजा भीमदेव के नेतृत्व में मुस्लिम सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस बार मुसलमानों की विजय हुई। भीमदेव जंगलों की ओर पलायन कर गया। विजयी मुस्लिम सेना ने राजधानी अनिलवाड़ा को जी भरकर लूटा। ऐबक के लौटते ही भीमदेव ने अनिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। ऐबक के लौटते ही भीमदेव ने अनिलवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद के वर्षों में ऐबक ने मुस्लिम राज्य की सुरक्षार्थ कई छोटे बड़े युद्ध लड़े। उसने चंदेलों से कालिंजर, महोबा, खजुराहो, कालपी आदि नगर जीत लिए। इसी अवधि में ऐबक के एक सेनानायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर धावा मारा।
उन दिनों बिहार में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। बख्तियार खिलजी ने केवल 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में प्रवेश किया, परंतु अहिंसा के उपासक बौद्धों ने उसका सामना करना उचित नहीं समझा। खिलजी ने बिना किसी प्रतिरोध के समूचे बिहार को जीत लिया। 1205 ईस्वी में उसने बंगाल पर आक्रमण किया। इस बार वे अपनी मुख्य सेना को पीछे छोड़कर केवल 18 घुड़सवारों के साथ राजधानी नवद्वीप में जा घुसा और चारों तरफ मारकाट मचा दी। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने वास्तविक स्थिति की जांच पड़ताल किए बिना राजधानी से निकल भागने में ही अपना कल्याण समझा। तब तक खिलजी की मुख्य सेना भी आ पहुंची और नवद्वीप पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। ऐबक ने खिलजी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल और बिहार की विजय हिंदुओं के लिए एक लज्जाजनक एवं कायरता की कहानी है। गोरी के अंतिम दिन 1203 ईस्वी में गोरी के बड़े भाई और गजनी के सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब गोरी गजनी और गौर दोनों का सुल्तान बन गया और इस अवसर पर उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। 1204 ईस्वी में उसने अपने पड़ोसी राज्य खवारिज्म पर आक्रमण किया, परंतु यहाँ उसे शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर उसकी मृत्यु की झूठी अफवाह भी फैला दी गई। उसके एक दास सेनानायक यल्दोज ने गजनी पर अधिकार जमा लिया और एक अन्य अधिकारी मुल्तान का शासक बन बैठा, नासिरुद्दीन कुबाजा। पंजाब के भी कुछ सरदारों ने गोरी द्वारा नियुक्त अधिकारियों को अपदस्थ करके शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। गोरी ने अविलंब अपनी सैन्य शक्ति को संगठित करके अपनी सत्ता को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसके बाद उसने पंजाब की तरफ कूच किया, जहां खोखरों ने लूटमार मचा रखी थी। ऐबक भी अपनी सेना सहित पंजाब में गोरी से जा मिला। गोरी ने असंगठित खोखरों को क्रूरता के साथ दमन किया। इससे क्रोधित खोखरों ने गोरी को समाप्त करने की योजना बनाई। जब गोरी वापस जाते समय मार्ग में एक दिन झेलम के किनारे संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था, तभी खोखरों ने उसे अचानक घेर कर मार डाला। इस प्रकार 15 मार्च 1206 ईस्वी के दिन भारत में तुर्क राज्य के संस्थापक की जीवन लीला समाप्त हो गई। 15 मार्च 1206 ईस्वी मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के परिणाम। नंबर 1 है हिंदू राज्यों का प्राभव। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के पूर्व उत्तरी भारत में हिंदुओं के विभिन्न स्वतंत्र राज्य विद्यमान थे। उनमें अनेक शक्तिशाली और समृद्ध थे, परंतु गोरी के अभियानों और विजयों ने हिंदुओं के इन राज्यों का अंत कर दिया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ऐसा कोई हिंदू नरेश नहीं बचा जो हिंदुओं की शक्ति को संवारता, संगठित करता और विदेशी आक्रांताओं को देश से खदेड़ देता। नंबर 2 है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। मोहम्मद गोरी के अभियानों और विजय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना। अरब लोगों की विजय केवल एक ऐसे प्रांत तक ही सीमित रह गई थी जो उपजाऊ नहीं था। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। वे विजय भी हुआ, लेकिन उसने सिवाय पंजाब को छोड़कर अन्य विजित प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोई चेष्टा नहीं की और न ही उनके शासन प्रबंध की कोई व्यवस्था की। उसका मुख्य उद्देश्य लूटमार और मूर्तियों का विध्वंस मात्र था। इसके विपरीत गोरी ने भारत में जिन प्रदेशों को जीता उनको साथ ही साथ संगठित भी किया और उनके शासन प्रबंध की समुचित व्यवस्था भी की। गोरी का लक्ष्य ही भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। उसके द्वारा स्थापित मुस्लिम साम्राज्य भारत में लगभग 600 वर्षों तक विद्यमान रहा। नंबर 3 है जनधन की अपार हानि। गोरी के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को अपार जनधन की क्षति उठानी पड़ी। छोटे बड़े युद्धों में हजारों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। युद्धों के बाद धन के लालच में मुस्लिम सैनिकों ने लूटमार तथा तोड़फोड़ का जो नाटक खेला, उसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं को अपने धन संपत्ति से वंचित होना पड़ा।
संस्कृति के अमूल्य कलात्मक स्मारकों को नष्ट कर दिया गया। ऐबक की सेना ने अनिलवाड़ा के समृद्ध नगर को बुरी तरह से लूटा। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार के विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और मठों को भूमिसात कर दिया। सॉरी, बख्तियार खिलजी ने बंगाल में भी जोरदार लूटमार तथा तोड़फोड़ की थी। यही हाल अन्य स्थानों पर का भी रहा। नेक्स्ट है धर्म और समाज में नवीन प्रवृत्तियां। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में मुस्लिम शासकों ने इस्लाम के प्रसार के लिए राज्य के सभी साधनों का उपयोग किया। राजपद प्रगति और धन संपत्ति एवं समृद्धि प्राप्ति के लिए इस्लाम अपना सरल मार्ग था। अतः अनेकानेक हिंदू मुसलमान हो गए। इससे कालांतर में धार्मिक और सांप्रदायिक दोष उत्पन्न हो गए। समाज में हिंदू और मुस्लिम ऐसे दो वर्ग बन गए जो समानांतर रेखाओं के समान कभी मिल नहीं सकते थे। मुस्लिम वर्ग सदा ही अपने हिंदुओं से अलग समझता रहा और प्रेरणा के लिए मक्का और मदीना की ओर देखता रहा। भारतीय जीवन के विभिन्न अंशों पर इन प्रवृत्तियों का बुरा प्रभाव पड़ा। नंबर 5 है बाह्य विदेशी व्यापार वाणिज्य। भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाने से भारत का गजनी, फारस, अरब, खुरासन, बल्ख आदि अन्य मुस्लिम देशों से व्यापारिक संपर्क बढ़ा। भारत की अनेक वस्तुएं सीमांत क्षेत्र के दर्रों से उन देशों में पहुंचने लगी। इस बाहरी व्यापार वाणिज्य से भारतीय समृद्धि में काफी वृद्धि हुई। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव। मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने से इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार से भारत में एक नवीन इस्लामी संस्कृति का विकास हुआ। इस्लाम की पाश्चात्य प्रवृत्तियां भारत में प्रविष्ट हो गई, जिससे भारतीय साहित्य, कला और दैनिक जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ। इस प्रकार हमने भारत में अरबों, गजनवी और गोरी की विजय के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।